बुग्याल एक प्राकृतिक रूप से वृक्ष रेखा से और हिम रेखा के बीच में पाए जाने वाले ऐसे प्राकृतिक चरागाह हैं जो कि हल्के ढलानों में और बहुत ही छोटी घास या फिर अनेक प्रकार के जड़ी बूटी से मिश्रित जो वो हैं अल्पाइन मेडोज जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको हम उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं। और इनमें जो मखमली घास होती है चातुमास के सीज़न में जो होती है, उनको एक मिश्रित रूप से जो बुग बोलते हैं उनसे उनसे बना हुआ शब्द है बुग्याल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप हुसैन। क्या आपको मालूम है कि वैली ऑफ फ्लावर को आखिर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज क्यों बनाया? कुछ तो बात होगी फूलों की घाटी में, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे फूलों की घाटी है वैसे बहुत सारी वैलियां हैं। ऊंचे बुग्याल हैं जहां पर मखमली घास है, रंग बिरंगे औषधीय बेशकीमती जड़ी बूटियां हैं। तो आखिर फूलों की घाटी में ऐसा क्या है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया है? इसी की पड़ताल और इसकी पूरी जानकारी हम स्टोरी में शुरू करेंगे। पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर फूलों की घाटी अन्य जो वैलियां हैं, ये जो अन्य बुग्याल हैं, उससे अलग कैसे है। क्या बात है इस फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक है वो शुरू होता है गोविंद घाट से। पहले गोविंद घाट से ही पैदल चलना होता था, लेकिन कुछ सालों बाद पुलना तक सड़क बन गई। तो सड़क बनने के बाद जो 3 किलोमीटर की दूरी है वो अब जो लोकल जीप है वहाँ से शुरू की जाती है। गोविंद घाट बहुत पुराना नहीं है। 1934 में जब हेमकुंड यानी लोकपाल की सिख धर्म ने खोज की तो उसके बाद पुलना गोविंद घाट है वो कस्बा धीरे धीरे गुरुद्वारा बना और वहाँ पर दुकानें और मकान बनने शुरू हो गए। समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर गोविंद घाट है जो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। 2013 में वो पूरा जो गुरुद्वारा का आधा हिस्सा और आसपास के जो बसासत थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। गोविंद घाट से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलना गाँव है। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर पुलना गाँव बसा हुआ है। अब धीरे धीरे पुलना एक बाज़ार का शक्ल लेता जा रहा है, एक छोटा सा बाज़ार जहाँ पर होम स्टे, होटल, दुकानें बनती जा रही हैं। अभी सरकार पुलना से आगे भी भ्यूंडार तक सड़क पहुँचाने की मांग की जा रही है और इस दिशा में जो सर्वे है वो भी हो चुका है। तो जब भ्यूंडार तक सड़क पहुँच जाएगी तो दूरी और भी ज़्यादा घट जाएगी। जब हम पुलना से आगे सफ़र शुरू करते हैं तो जो अतीस है, बांज, बुरांस और मोरू, उसके अलावा जो अन्य प्रजातियां हैं पेड़ों की, वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। मतलब फूल जो हैं वो यहीं से दिखने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। हिमालय में कई बार ऐसा होता है कि बरसात के समय गाँव का इतिहास ही ख़त्म हो जाता है। यानी बारिश इतनी होती है, लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से गांव का नामो निशान मिट जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था भ्यूंडार घाटी में स्थित भ्यूंडार गांव का। 2013 में जब पुष्पावती और काकभुसंडी नदी में प्रचंड वेग आया तो इस गाँव का नामो निशान मिट गया। 80 परिवार रहते थे, खेत थे, सब कुछ तबाह हो गया। फिर से ये गांव अब सड़क के ऊपर कुछ मकान बन रहे हैं। इसी गांव के नाम से इस घाटी को भ्यूंडार घाटी कहते हैं, जो आपकी गोविंद घाट से लेकर और ठीक जो फूलों की घाटी है उस पूरा घाटी को ही भ्यूंडार घाटी कहा जाता है। इसी घाटी में फ्रैंक स्मिथ आए, उसके बाद अलग अलग बॉटनिस्ट आए, फिर इसी घाटी में हेमकुंड लोकपाल की हेमकुंड की स्थापना हुई और उसके बाद जो श्रद्धालु और पर्यटक हैं यहाँ आते गए।
अगर आपको देखना है तो ये दोनों नदी के संगम के पास जो गांव था वही इसके आसपास ही खेत और गांव थे। अब कुछ भी नहीं रह गया है, मलबा ही मलबा है और टनों मलबा। 1982 में जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है उसकी स्थापना हुई और उसकी जैव विविधता, उसकी बायोडाइवर्सिटी, उसका फ्लोरा फोना को देखते हुए यूनेस्को की टीम आई 2004 में। उन्होंने पूरा सर्वे किया, हर चीज़ को देखा, क्योंकि जब फ्रैंक स्मिथ आया था तो 1934-36 में जब उसने वैली ऑफ फ्लावर किताब लिखी थी, उसके बाद फिर बहुत सारे बॉटनिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग शोध किए। तो दुनिया को पता तो था कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग फूलों की प्रजातियाँ हैं, तो यूनेस्को ने उस पर मुहर लगाई और 2005 में जो एक नगीना उत्तराखंड के पास आया कि वैली ऑफ फ्लावर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। लेकिन अभी जो ये पूरा क्षेत्र है, अभी हम वैली में इंटर नहीं किए, हम वैली से बहुत पीछे हैं, तो एनडीबीआर में है। एनडीबीआर का मतलब है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में है हम। और 2012 में भारत सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है कि जितने भी नेशनल पार्क है उनके पेरीफेरी में बाहर का जो इलाका है वो इको सेंसिटिव जोन हुआ। तो ये पूरा इको सेंसिटिव जोन है, लेकिन इसमें से पुलना और भुंडार गांव को अलग कर दिया गया। अब जिस तरीके से केदारनाथ की अगर हम तुलना करते हैं वैली फ्लावर के ट्रैक की, तो भीड़ यहाँ भी बढ़ रही है हर साल, और जो दुकान हैं वो भी बढ़ रही है यहाँ पे। यानी दबाव है वैली ऑफ फ्लावर और उस पूरी घाटी पर दबाव है, और उससे निपटने के लिए बहुत पहले ही ईडीसी का गठन कर दिया गया था। लेकिन अब कुछ पेचीदगियाँ भी सामने आ रही हैं। वो कैसे कि दुकानों की संख्या बढ़ रही है, रिजर्व फॉरेस्ट में दुकानें खुल रही हैं, स्थानीय लोग ही दुकानें चला रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक दुकान खोल के उसको लीज पे दे देते हैं बाहर वालों को, और दूसरी जगह फिर वो नई दुकान खोल देते हैं। जिस जगह पर मैं हूँ ये कांजिला है और ये यहाँ पर हेलीपैड भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर पीछे आप टेंट देख रहे होंगे, तो ये जो टेंट हैं ये वन पंचायत में है। और वन पंचायत में पहले ये कहा गया था कि जो लोग हैं उनको रोटेशन के तहत इनको कैंप लगाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अब एक पैटर्न है कि एक ही आदमी या कुछ लोग ही इस पूरे जो वैली इस कांजिला में टेंट को संभाल रहे हैं, यानी एक मोनोपोली बन रही है। तो इसमें जो और लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया था, उसके बाद भी ये जो सफ़र है, बहुत सारे हमारे साथ मैं ही नहीं, बहुत सारे ट्रैकर हैं, श्रद्धालु हैं जो घांगरिया पहुंच चुके हैं। घांगरिया जो है वो समुद्र तल से 3100 मीटर की हाइट में है। यानी हमने आज जो 1700 मीटर गोविंद घाट था, वहाँ से हमने एलिवेशन कितना गेन किया है, लगभग 1300 एलिवेशन हमने गेन किया है। और जब हम हेमकुंड साहिब पहुँचते हैं तो वो एलिवेशन पहुँच जाता है 4300 मीटर के आसपास। यानी गोविंद घाट से जब यात्री चलता है हेमकुंड साहिब लोकपाल के लिए, तो 1700 मीटर से शुरू करता है वो और 4300 मीटर तक वो पहुंचता है। दूरी भले ही 19 किलोमीटर हो, लेकिन हाइट कितनी गेन करता है, उसी के वजह से सारी दिक्कतें होती हैं। पहाड़ों में जब भी आप पैदल चलते हैं तो हाइट सबसे मेन होता है, दूरी आप इम्पॉर्टेंट नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हाइट कितनी ऊपर तक आप जा रहे हैं। सांस फूलना, हाइपोथर्मिया या फिर चक्कर आना, पेट दर्द, ये सब हाइट की वजह से होता है। एलिवेशन जितना बढ़ता है वायु का उतना प्रेशर पड़ता है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए हेमकुंड में रात्रि विश्राम नहीं करने दिया जाता। रात्रि विश्राम आज है और कल की कल देखी जाएगी। हाँ, उनका तो अपना मेथड था, हमें उन्होंने बताया नहीं कि हम किस ढंग से कर रहे हैं, लेकिन उनसे पता लगा। जैसे मेन चीज़ तो ये है कि जैसे जो हैबिटेट हैं वाइल्ड लाइफ के, जैसे मस्क डियर है, तो वो जो माइकल ग्रीन थे वो उनका जो हैबिटेट है वहाँ तक जाके उन्होंने पता किया कि यहाँ पर सचमुच ये चीज़ रहती है नहीं रहती है। उनको जब उनका एविडेंस मिला तब उन्होंने उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ, यहाँ पर मस्क डियर वगैरह और जैसे लेपर्ड वगैरह रहते हैं, ब्लैक बियर वगैरह रहता है।
तो उनको जो एविडेंस मिले उसके आधार पर शायद उन्होंने ऐसा किया है। तो आपके अनुसार क्यों इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया? हाँ, विश्व धरोहर वैसे इसमें मेरे ख्याल से विश्व धरोहर तभी घोषित हो सकता है जो कोई विशेष क्वालिटी उसमें हो, उस जगह में हो। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि जैसे ये फ्लोरा फौना है और बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो यहीं पे मिलते हैं और जगहों पे कम नहीं मिलते हैं। और वैसी वाइल्ड लाइफ का है, तो वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक ही जगह पे मिलना, ये भी एक इसका एक कारण है। ये फूलों की घाटी का ट्रैक है जो घांगरिया से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। फूलों की घाटी के बारे में आपको बहुत नॉलेज होगी, बहुत कुछ जानते होंगे कि ये विश्व धरोहर है। ये 87 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ पर 500 से ज़्यादा स्पीसीज़ जो फ्लावर्स की हैं। यहाँ पर मस्क डियर है, ब्लैक बियर है, इसके अलावा बहुत जो वन्य जीव हैं वो पाए जाते हैं और इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया है। लेकिन ये एक पुराना ट्रैक रूट भी है जो माणा से नीति के तरफ लोग जाते थे तो उसी रास्ते जाते थे। और तिब्बत से भी जो लोग माणा की तरफ आते थे या फिर नीति घाटी के लोग जो माणा की तरफ आते थे तो वो भ्यूंडार खाल को पास करते हुए उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर से खुंड खाल और सीधे हनुमान चट्टी पहुंचते थे। और एक ट्रैक और है जो वैली ऑफ फ्लावर्स टिपरा ग्लेशियर से होते हुए गुप्त खाल होते हुए फिर बद्रीनाथ धाम पहुंचता है। तो पुराना पारंपरिक रूट है। भले ही वैली की खोज 1934 में फ्रैंक स्मिथ जो बॉटनिस्ट जो पर्वतारोही थे उन्होंने की हो, लेकिन ये बहुत पुराना है। और कई ग्रंथ जो हमारे हैं उनमें इस वैली ऑफ फ्लावर का नंदन कानन के रूप में जिक्र है। वैली ऑफ फ्लावर से इस पूरी घाटी का गोविंद घाट से लेके और जो टिपरा ग्लेशियर तक का भ्यूंडार पास है वहाँ तक की पूरी वैली को भ्यूंडार वैली ही कहा जाता था। भ्यूंडार से ही नहीं, आपका गोविंद घाट से ही अगर आप पूरी वैली को देखना शुरू करें, लोग अक्सर एक्चुअली क्या करते हैं कि एक माइंड सेट करके चलते हैं कि बस सीधा चलना है और रास्ते को ही देखते रहते हैं। लेकिन अगर आप गोविंद घाट से या पुलना से जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है, अगर आप वहीं से रास्ते के ऊपर नीचे देखना शुरू करें तो आपको बहुत सारे फ्लावर, उसके अलावा यहाँ पे जो पेड़ों की प्रजातियाँ हैं आपको कुछ ना कुछ किलोमीटर बाद वो बदलती रहती हैं। और अभी हम सिर्फ अगर घांगरिया से ऊपर की बात करें, यहाँ पे जब यहाँ जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, लगभग ये वैली गेट से हम लोग आधा किलोमीटर अंदर खड़े हैं, तो यहाँ तक अगर कोई बॉटनिस्ट है या कोई प्रकृति प्रेमी अगर अपने कैमरे के साथ में या अपने स्केच बुक के साथ में या अपनी नोटबुक लेके आता है तो यहाँ आते आते ही उसको 1 या 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों का एक माइंड सेट होता है कि नहीं, हमको सीधा फूलों की घाटी में जाना है और वहाँ जाके फ्लावर देखने हैं। अभी हमारे यहीं पे आसपास में आपका रागा, थुनेर, उसके अलावा वाइबरनम होता है, एक तिलनी करके एक यहाँ पे एक लोकल फ्रूट है जिसको अभी वो पकेगा तो उसको खाते हैं लोग। और उसके अलावा घेनू करके एक यहाँ पे लोकल पेड़ है, वो भी वाइबरनम का ही प्रजाति है, तो उसको वो भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होता है। उसके अतिरिक्त जो छोटे फ्लावर हैं या छोटे प्लांट हैं उसमें आपका यहाँ पे मेन एरिया ये है आपका बन ककड़ी का, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम। और अभी वो वैली से यहाँ तक लगभग 15 जगह पे उसके प्लांट अभी खिले हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्किड होते हैं, ब्लू पॉपी का भी एक बीच में 1-2 पैच है, प्राइमुला भी इस रूट में आपको आसानी से मिल जाएगा। जहाँ पे आपका गुस्साधार वाला जो गदेरा है उसी में 2-3 पॉइंट हैं, बड़े रॉक हैं जिसमें आपका प्राइमुला, आपका ब्लू पॉपी, उसके अलावा आपका एक कटुकी है ना, ये सब आपको खिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी ऐसे गाइड की ज़रूरत है या स्थानीय व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको उस जगह पर लेके जाए। बिना गाइड के या बिना स्थानीय व्यक्ति के आप लोग सिर्फ एक ही रूट को लेके चलेंगे और आप इन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। वैली ऑफ फ्लावर में आना हो तो चंद्रशेखर चौहान जी के साथ
ही मैं आता हूँ। पिछले बार भी चंद्रशेखर चौहान जी ने इतना नॉलेजफुल जो जानकारियाँ दी थी, और इस बार भी उनसे हम लगातार फूलों की प्रजातियाँ हर टाइम पे कौन कौन सी खिलती हैं, और मैंने इनके लिए 2 घंटे इंतज़ार किया। चंद्रशेखर चौहान जी जो यहाँ पर इको डेवलपमेंट कमेटी है, यानी इको विकास समिति, उसके चेयरमैन भी हैं, तो पूरी सफाई की व्यवस्था भी इन्हीं के जिम्मे है। तो इनसे पूरी एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे। पिछले बार बहुत सारी फूलों की जानकारियाँ रह गई थी, तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार उनको भी आपको बताएं, और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर फूलों की घाटी ही क्यों, क्योंकि हरकी-दून अगर आप देखें तो हरकी-दून भी जो लैंडस्केप है ऐसा ही है। तो आगे चर्चा करेंगे चंद्रशेखर जी से कि इसी को क्यों वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया। हाँ, संदीप जी की एक बात को मैं थोड़ा सा काटना चाहूँगा कि लास्ट टाइम हमसे कुछ स्पीसीज हम कवर कर पाए थे और बहुत सारी रह गई हैं। बहुत रह गई थी। लेकिन ऐसा है, फूलों की घाटी में आप जब भी आएंगे आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग शुरू होती है जैसे ही बर्फ़ पिघली, ज़मीन को जैसी धूप दिखनी शुरू हुई, तो आप लगा लीजिए उसके तीसरे चौथे दिन से वहाँ पे कोई ना कोई फ्लावर आपका खिलना शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे स्टार्टिंग के जो फ्लावर हैं वो प्राइमुला डेंटिकुलाटा है, आपका कैल्था है, आपका गेगिया एलिगेंस करके एक छोटा सा येलो कलर का फ्लावर होता है जिसका कॉमन नेम है येलो स्टार ऑफ बेथेलम बोलते हैं उसको, वो हो गया। आपका फ्रिटलेरिया रॉयली हो गया, आपका आयरिस हो गया, आपका कोरिडेलिस कश्मीरियाना हो गया। ये सारे तब के फ्लावरिंग है जब आपको ज़मीन में कहीं ग्रीनरी नहीं दिखा देगी, सिर्फ ये फ्लावर दिखा देंगे। तो उस समय वैली खुली नहीं होती है ये, क्योंकि वैली फ्लावर्स खुलता है 1 जून को। तो ये वाली फ्लावरिंग उस समय के जो टूरिस्ट हैं या जो पर्यटक हैं या जो प्रकृति प्रेमी हैं, ये उनसे छूट जाता है। और अगर आप वैली फ्लावर्स गेट खुलने के बाद भी, आप यहाँ पार्क खुलने के बाद भी अगर यहाँ पहुँचते हैं और जिस दिन आप विजिट करते हैं, अगर आप उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद आएँ, तो जिस दिन आपने विजिट किया है उस दिन की जो फ्लावरिंग है वो आपको नहीं दिखाई देगी। उसमें से कुछ ही फ्लावर होंगे जो चल रहे होंगे साथ साथ, लेकिन फ्लावरिंग जो है 10-15 दिन के गैप के बाद वो चेंज हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आपको अगर मैक्सिमम स्पीसीज़ कवर करनी है तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि लगभग हर हफ्ते आप एक बार फूलों की घाटी का विजिट करें। हर कोने को जहाँ आप एक बार पहले देख चुके हैं दोबारा उसी कोने को फिर देखें, तो वहाँ पे गारंटीड है कि वहाँ पे फ्लावरिंग का जो दूसरी स्पीसीज़ वहाँ पे जर्मिनेट हो चुकी होगी। और यही रीज़न है वैली ऑफ फ्लावर्स को डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ के आधार पे वर्ल्ड हेरिटेज माना जाना। अभी उसकी बात कर रहा था मैं यहाँ पे वन ककड़ी की। तो ये आपके पास ये पोडोफाइलम हेक्सेनम करके ये वन ककड़ी का पेड़ है, और इस पे ये फल लगा हुआ था। शायद ये मौसम बरसात वजह से या किसी वजह से गिर चुका है ये। तो इसमें होता क्या है कि 1 साल में 1 पत्ता आता है, दूसरे साल में दूसरा पत्ता, और ये फिर फ्रूट है इसमें, ये तीसरे साल में इसमें ये फ्रूट आता है। इसका ये पैटर्न है। अभी आपको कई प्लांट ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सिंगल एक पत्ती होगी, और उसी को आप अगर बचा के रखते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसमें से दूसरा वो निकलेगा। और ये आपका कैंसर रोधी दवाओं में इस्तेमाल होता है, और इसका फ्रूट जो है एडिबल है। इसका सिर्फ इसका छिलका नहीं खाते हैं, बाकी अंदर का जो बीज है वो खाया जाता है। ये है स्माइलेसिना, और इसका लोकल उसमें इसके पुयोणो बोलते हैं इसको, और इसकी सब्ज़ी बनती है। आप अच्छा खासा मसाले के साथ में इसको बना के खा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है मतलब कि आपको रेगुलर ही खाना है। ये तो बस इमरजेंसी में कभी आप कहीं ट्रैक में, एक्सपीडिशन में कहीं अगर आप फंस गए और खाने की आपको दिक्कत हो गई, तो ही उसी कंडीशन में इसके पत्तों की आप सब्ज़ी बना सकते हैं। वो है प्राइमुला रेडी। ये आपका ये वाला पैच है ब्लू पॉपी और प्राइमुला रेडी का। इसके बाद ये फ्लावर आपको सीधा मिलेगा अटलाकोडी पे, हेमकुंड साहिब जाते हुए अटलाकोडी के रूट पे। आप यहाँ से देख सकते हैं। और देखिए बड़ा प्यारा सा छोटा सा फ्लावर है, लेकिन बड़ा सुंदर फ्लावर है। इसका क्लोजअप आगे है, आप आगे आइए। यहाँ पर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं? यहाँ पे एक लोकली इस्तेमाल होने वाला ये
रियम है। इसमें 2 प्रजातियाँ होती हैं, रियम ऑस्ट्रेल और रियम वेबियानम। लोकली इनको टाटर और डोलू बोलते हैं। और इनका इस्तेमाल चोट लगने पे इनकी पत्तों का इस्तेमाल होता है। और जो इसका डंठल है उसमें नीचे काफ़ी जूसी होता है वो, और वो खट्टा होता है, तो उसका इस्तेमाल चटनी वगैरह में इस्तेमाल होता है। बाकी आप अगर हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं और आपको एक प्लांट मिलता है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इसकी जो डंठल है उसको आप उसको खा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फर्न है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब फूलों की घाटी में जितने भी प्लांट्स हों सब में फ्लावर हों। इसमें ये स्पोर के द्वारा अपने को अपने प्रोपगेशन करता है अपने जनरेशन को। ये भी स्पोर हैं इसमें छोटे छोटे। बाद में ये स्पोर गिरने के बाद इसका जर्मिनेशन का सिस्टम अलग होता है, और ये भी आपको वैली में काफ़ी मिलेगा। एक यहाँ पे छोटा सा बहुत सुंदर सा फ्लावर है, वायोला बाइफ्लोरा, और ये भी एक मेडिसिनल पर्पस का प्लांट है। इसमें जो वायोला पिलोसा करके जो इसी का एक सेम फ्लावर होता है, वो आपका ग्रीन टी, हर्बल टी में इस्तेमाल होता है, और उसका जो आयुर्वेदिक नाम है वो नप्सा बोलते हैं उसको। क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी पेड़ है और फ्लावर्स है, जो फूलों की घाटी है, ऐसा तो मैंने अभी तक कहीं ट्रैकिंग नहीं किया। तो ये है ही वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर श्योर। नॉलेज भी बहुत होता है यहाँ आने के बाद। बिल्कुल, आप जितना ट्रैकिंग करोगे उतना ज़्यादा ही आपको नॉलेज मिलेगा। हर फ्लावर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। वैसे आप प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं जॉब करती हूँ आईटी में, कोलकाता से। वो लाइफ और इस लाइफ में कितना अंतर? बहुत अंतर है। मतलब वहाँ से भाग के आने में जो यहाँ पे पीस है, काम है, वो किसी भी शहर में नहीं है जैसे उत्तराखंड में। थकान लग गई? थकान नहीं होती है, सांस फूल रही है ना? घुमा दो। झूठा कर लो सर। कोई बात नहीं, धुल देंगे उसको। उसको पीने के बाद ऐसी एनर्जी आएगी ना। और दो सर, ये डालो। ये है पोलोमोनियम, और इसका कॉमन नेम है जैकब्स लैडर। जैकब्स लैडर, आप लोगों ने फेरी टेल की कहानी सुनी होगी, जिसमें वो अपने बैल बेचने के बाद कुछ वो बीज खरीद ले आता है जादूगर से, तो उसकी माँ उसको बहुत डांटती है।
तो बाद में वो बीज बाहर फेंकता है, तो जब अगले दिन देखता है तो वो बीज दूसरी दुनिया के ऊपर तक पहुंच चुका होता है। वो उस पेड़ पे चढ़ के देखता है तो ऊपर दुनिया बहुत सुंदर होती है। ये वही है। तो शायद उसी के नाम पे ये फ्लावर इसका नाम रखा गया हो, क्योंकि ये प्लांट बहुत लंबा है ज़मीन से ऊपर तक और उसमें एक फ्लावर नहीं है, लेकिन टॉप में आने के बाद पर्पल कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर हैं और कलर का पैटर्न इतना सुंदर है कि नेचर के साथ पूरा इंटरमिंगल होते हैं, मिक्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना ब्राइट हैं और ना बहुत ज़्यादा डल हैं। अभी हम लगभग 3 किलोमीटर, सर कितना? ढाई तीन। हाँ, 2.5-3 किलोमीटर लगभग पहुंच गए हैं। ये लास्ट चढ़ाई। ये लास्ट चढ़ाई है। टॉप चढ़ने के बाद फिर डाउन आना पड़ेगा, फिर हम फूलों की घाटी पहुंच जाएंगे। ये जगह ठीक नहीं है। बुग्याल एक प्राकृतिक रूप से वृक्ष रेखा से और हिम रेखा के बीच में पाए जाने वाले ऐसे प्राकृतिक चरागाह हैं जो कि हल्के ढलानों में और बहुत ही छोटी घास या फिर अनेक प्रकार के जड़ी बूटी से मिश्रित जो वो हैं अल्पाइन मेडोज जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको हम उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं। और इनमें जो मखमली घास होती है चातुमास के सीज़न में जो होती है, उनको एक मिश्रित रूप से जो बुग बोलते हैं उनसे उनसे बना हुआ शब्द है बुग्याल। किस तरह के हैं सर? कितने प्रकार? हाँ, बुग्यालों की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में अगर मिलजुल के हम एक सम्मिलित रूप से कहें तो कम से कम 5 या 6 प्रकार के बुग्याल उत्तराखंड को देखने को मिलते हैं। एक तो जो फूलों की घाटी के तलहटी में, जैसे समतल ज़मीन में जहाँ पे काफ़ी भुरभुरी मिट्टी और गहरी मिट्टी होती है, जहाँ पे कि जो खनिज पदार्थ या फिर और चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे कुछ लंबी शाकी पौधे होते हैं, उनको एक टाइप का बुग्याल वो हो गया। हल्के ढलानों में जैसे मामला घास या जहाँ पे फीची घास होती है, उनको दूसरे टाइप का बुग्याल, फीची वाला बुग्याल। तीसरा एक बुग्याल होता है धनिया बुग्याल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कि कुछ समतल ज़मीन में हल्की मिट्टी में और थोड़ी सी नम जगह पे बहुत ही छोटी, जहाँ पे चराई वगैरह ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट वाले सॉइल में जैसे छोटी छोटी जो धनिया बुग जहाँ पे होती है, ट्रैकिडियम रॉयली और इस ढंग के, तो एक टाइप का बुग्याल वो हो गया। फिर ऊपर एक मोट बुग्याल या फिर कोब्रेशिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो एक अलग बुग्याल है। फिर सबसे ऊंचाई वाले स्थानों में जहाँ पे कि ग्लेशियर के आसपास जो कटान वाले जगहों पे एक टाटुरी बुग्याल बोलते हैं। टाटुरी होता है रियम मूरक्राफ्टियानम, चौड़ी पत्ती वाला ऐसा पौधा जो कि बिल्कुल छिछले, बिल्कुल टूटे फूटे ढलान में होती है, वो भी एक टाइप का बुग्याल है। और एक और जगह बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे कि जो ढलान है वो बिल्कुल नम और बिल्कुल कम शरित होते हैं, वहाँ पे बस बुग्याल बोलते हैं। बस बुगी यानी कि ससुरिया ग्रैमिनीफोलिया, उनसे जो ऐसे बुग्यालों में ससुरिया ग्रैमिनीफोलिया नाम का जो हब है वो ज़्यादा मिलता है। तो इस ढंग के स्थानीय चरवाहों के द्वारा विकसित किए गए ये वो हैं शब्द हैं, इन्हीं टाइप के बुग्यालों को हम उत्तराखंड में देखते हैं। देखिए, ऐसे बेहुदा पर्यटक भी आते हैं जो इस तरह यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो होर्डिंग है उन्हें फाड़ देते हैं। अगर भाई पैक हो रही है वैली, basically we don't fly this.
ये है वैली का नज़ारा। लगभग 8 किलोमीटर की पूरी इसकी लंबाई है। यानी अगर वैली गेट से हम देखें और ठीक जो टिपरा ग्लेशियर है, जो पीक है रतबंध, तो रतबंध तक इसकी लगभग दूरी जो है वो 8 किलोमीटर की है। ऐसे ही बादलों का आपको छू कर निकल जाना, छोटी छोटी वाटर बॉडीज़, फूलों का सुगंध, और जब बादल आपको छू कर जाते हैं इस वैली में, तब आपको लगता है कि वाकई में आप ऐसी वैली में हैं जो स्वर्ग है। और दुनिया भर के टूरिस्ट जितने सैलानी हैं वो शायद यही आकर्षण है। कभी धूप, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अभी बादल आए हैं, बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, तो एक साथ इतने मौसम देखने को मिल रहे हैं। यही वैली की सबसे बड़ी खासियत भी है। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स अपने आप में एक बहुत ही सुरम्य और आसानी से पहुंचे जा सकने वाली जगह है गढ़वाल में, जहाँ पे कि सन 1931 से लेकर जब से फ्रैंक स्माइथी सन 1931 में फिर 38 में आए, उन्होंने फूलों की घाटी नामक जो किताब लिखी, उसके बाद दुनिया भर के सारे वनस्पति वैज्ञानिक और काफ़ी संरक्षणविद वहाँ गए और फूलों की घाटी अपने आप में विश्व में प्रसिद्ध होने लगा। कई देश विदेशों से कई वैज्ञानिक आए और उस छोटी सी घाटी की जो फूलों की विविधता है उसको देखते हुए, और जो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने और अन्य वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर यूनेस्को ने एक स्पेशल टीम भेजी और उस टीम ने यह पाया कि वाकई ये छोटी सी घाटी अपने आप में विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में एक नॉमिनेट करने की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो धरोहर स्थल है वो नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि पहले से ही धरोहर स्थल था, उसके साथ एक एडिशनल एक थोड़ा साइट उसको जोड़ दिया गया है, ताकि एक पूरा जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर ये दो पार्क, नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी, दोनों मिला के इस पूरे प्राकृतिक धरोहर स्थल को और अधिक बल प्रदान करते हैं, और इसमें सभी प्रकार के वनस्पतियाँ और सारे चीज़ें प्राकृतिक रूप से हैं। तो इसलिए इसका महत्व बढ़ गया था और यूनेस्को ने इसको एग्री कर लिया था। फूलों की घाटी के बारे में जब ये पार्क बन गया था सन 1982 में, तो उसके बाद 2-4 सालों के बाद थोड़ी थोड़ी अटकलें लगनी शुरू हो गई। कुछ लोग ये मानने लगे थे कि जब वहाँ पे चरान चुगान होता था, भेड़ बकरियाँ चरती थी, तो फूल ज़्यादा दिखाई देते थे, और चरान चुगान बंद होने के बाद वहाँ पे फूलों की संख्या कम होने लगी है और उसमें वो जो खूबसूरती है वो कम होने लगी है। ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। तो सन 1993 में भारतीय वन्यजीव संस्थान में जब मैं वहाँ पे वैज्ञानिक के पद पर था, तो हमने एक सर्वेक्षण शुरू किया और हमने एक बहुत ही डिटेल्ड रूप में वहाँ पे अध्ययन किया। फूलों की घाटी में पहले से क्या चीज़ें रिपोर्टेड थी और उस समय क्या स्थिति थी, और कहाँ कहाँ खरपतवार जैसी चीज़ें उग रही हैं, कहाँ कहाँ प्राकृतिक रूप से विविधता दिखाई देती है, उसका हमने डिटेल्ड अध्ययन किया। और उस समय सन 1997 के आसपास हमने फाइनल रिपोर्ट दी। हमारे शोध के हिसाब से उस समय हमने करीब 550 से ज़्यादा वनस्पतियों के प्रकार, फूल वाले वनस्पतियों के प्रकार वहाँ पे खोजे, और हमने ये देखा कि जो दुर्लभ प्रकार के वनस्पतियाँ हैं, जिनको कि चरान चुगान से जो तुरंत नष्ट हो जाती हैं, उनकी संख्या फूलों की घाटी में ज़्यादा थी। और ऐसी वनस्पतियाँ जो कि आम तौर पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा चराई का दबाव होता है, जो कि
मवेशी जिनको चरते नहीं हैं, तो ऐसे कई फूलों की प्रजातियां वहाँ पे कम थी। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि करीब 550 प्रजातियों में से करीब 200-300 प्रजातियां ऐसी थी, दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां, जो कि फूलों की घाटी में काफ़ी प्रचुर मात्रा में थी। पर हाँ, वो उच्च क्षेत्र के बुग्यालों में वहाँ थी, जैसे कुंतकाल हो गया या तिपरा के ऊपर के स्लोप हो गए, ऐसी जगहों पे थी। जो घाटी का जो निचला भाग है, जहाँ पे कि काफ़ी जो एवलांच से या फिर मिट्टी थोड़ी सी कटती फटती रहती है, या जहाँ पे पुराने जो कैंपिंग के स्थल थे, वहाँ पे फूलों की संख्या थोड़ी कम थी। लेकिन ऊपर के बुग्यालों में फूलों की विविधता काफ़ी थी, जैसे ब्रह्म कमल हो गया, फेन कमल, या कई प्रकार की जो खूबसूरत प्रजातियां हैं, वो घाटी के निचले क्षेत्रों में कम थी। तो ये हमारा एक मोटा मोटा आकलन था, उसमें हमने कई घाटी के प्रबंधन के लिए कई सुझाव दिए थे। ये हैं फॉरगेट मी नॉट और बॉटिंगल नेम है इनका हेकेलिया एंसिनाटा। आर्चीज़ गैलरी के ज़माने वाले लोग इसको बखूबी जानते होंगे। जब ग्रीटिंग कार्ड्स दिया जाता था एक दूसरे को, तो अक्सर फॉरगेट मी नॉट के नाम से जो ग्रीटिंग कार्ड होते थे, उनमें जो फ्लावर बनाया रहता था वो यही फ्लावर होता था। ये हैं जिरेनियम वॉलिचियनम, और अभी फॉरगेट मी नॉट के बाद फूलों की घाटी को ये अपने रंग से पूरा भरने वाला है। अभी जहाँ फॉरगेट मी नॉट, हेकेलिया एंसिनाटा के फ्लावर हमको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद जिरेनियम का जो ये पर्पल कलर है, ये पूरी घाटी को मैक्सिमम अपने जो पर्पल रंग है इससे भर देगा। ये और भी जगह होता है, मतलब इस साइड में जितने भी बुग्याल हैं? हाँ, और जगह भी होता है। बैठिए तो। ये हत्ता जड़ी है? ये हत्ता जड़ी, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और इसकी जो जड़ है वो हमारे इंसानी हाथ की तरह होती है, इसलिए इसका नाम हत्ता जड़ी पड़ा है। और इसकी पावर कैप्सूल वगैरह, ताकत की दवाइयाँ बनने में इसका इस्तेमाल होता है। कलर इसका बैंगनी कलर है? बैंगनी कलर है। और उसके साथ में ये दूसरा है, लोग भूलवश इसको भी हत्ता जड़ी समझ लेते हैं, लेकिन ये जिम्नेडियनिया है, और लगभग 20। इसका कलर भी ऐसे ही आएगा जब? ना, इसका कलर हल्का पिंकिश कलर आएगा। अच्छा, डी पर्पल नहीं आता इसमें। यहाँ कुटकी भी होगा? कुटकी यहाँ नहीं होगा। हाँ। कुटकी के लिए हमको कुंटकाल वाला एरिया में जाना पड़ेगा। लगभग 2:30 बजे का समय है, 3 बजने वाले हैं। 5 बजे के बाद नीचे किसी भी हाल में गेट, जो एंट्री गेट है, वहाँ तक पहुँचना होता है। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। चंद्रशेखर भाई भी कह रहे हैं कि बारिश भी तेज़ हो रही है, कोहरा भी आ रहा है, और हम शूट भी नहीं कर पाएंगे। चंद्रशेखर जी, जो एक सवाल, जिस सवाल को लेकर मैं देहरादून से निकला था कि आखिर क्या वजह है कि वैली ऑफ फ्लावर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया, जबकि पूरे उत्तराखंड में, ये बात आपने पहले भी जिक्र किया था। थोड़ा सा मैं से और समझना चाहूँगा कि क्या वाकई में इसकी डाइवर्सिटी ऐसी कहीं नहीं है? हमें मान लें आज की हरकी-दून हो या फिर जो और कोई भी वैली हो, चाहे रुद्रनाथ हो या मंदानी, एक बहुत अच्छी ऐसी वैली है, खाम वैली है, ऐसी लैंडस्केप और ऐसा वेजिटेशन, ऐसा फ्लोरा फोना कहीं नहीं है। हाँ, नहीं, लैंडस्केप की अगर बात है, लैंडस्केप तो और जगह भी बहुत सुंदर है। हरकी-दून बहुत सुंदर घाटी है, मनपाई बुग्याल है, मंदानी आपने नाम लिया, है ना। उसके बाद आप अगर मधुमरेश्वर से ऊपर की तरफ जाएँ, है ना, तो उधर भी बहुत बढ़िया लैंडस्केप है, जो नंदी कुंड वाला जो है ना, और रुद्रनाथ आपका पनार वगैरह लैंडस्केप के हिसाब से बहुत सुंदर है। और जहाँ तक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ की बात है, यहाँ पे जो फ्लोरल वेल्थ है वो बाकी इन घाटियों से काफ़ी बढ़ गया है। और दूसरा रीज़न क्या है कि आप अगर कहीं पे इस जगह पे कोऑर्डिनेट लगा दें और आप उसकी स्टडी हर 7 दिन या 10 दिन बाद उसको रेगुलर आप विजिट करते रहें, तो आपको उसी जगह पे जो फ्लावर आज आप स्टडी करके गए हैं, 10 दिन बाद वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और उसकी जगह पे वहीं पे आपको दूसरा प्लांट दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट डोमिनेंट होकर के दूसरे प्लांट को सप्रेस करे और उसको खिलने न दे। बाकी बुग्यालों में यही चीज़ है। जैसे रुद्रनाथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको कई महीने तक एक ही तरह का जो फ्लावर है वो लंबे ड्यूरेशन तक खिलाव मिलेगा, उसके बीच में आपको फ्लावर और नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी आप पूरे फूलों की घाटी में आप जब घूमते हैं इसमें, तो आप नज़र लगाएंगे इसमें, तो जैसे ये एनिमल फ्लावर है, अगर अभी आप 20 दिन पहले आते हैं यहाँ पे, तो लगभग पूरी घाटी में यही खिला हुआ था, पूरा सफ़ेद। देखने वाले को ये लगता है कि यार इस फूल के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा फूल नहीं होगा। लेकिन अभी आप आए हैं तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसके बीच में फॉरगेट मी नॉट अपना खिल करके ख़त्म हो रहा है, और जिरेनियम अब उसमें आ रहा है। जिरेनियम अब खिलेगा। अब जो जिरेनियम के टाइम पे आएगा उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे सिर्फ जिरेनियम पूरा पिंक, लेकिन जिरेनियम के बाद, हाँ, जिरेनियम के बाद आप तुरंत बाद आप आएंगे 20-25 दिन बाद,
तो उसके बाद वहाँ पे आपका बालसम है ना, जो डॉग फ्लावर है, वो आपका वो खिलावा मिलेगा। तो ये आपके मेन स्पीसीज़ हैं जो वैली में कुछ दिन खिलते हैं। बाकी इसके बीच में अगर आप अभी कैमरा अपना इनके बीच में लगाएं तो इसके बीच में पोटेंटिला है, इसके जिम्नेनिया है, इसके बीच में आपका हत्ता जड़ी है ना, ऑसमुंडा ग्रास है, और इसी तरह से इसके बीच में कोई ना कोई दूसरा फ्लावर स्पीसीज में अपने को अपना खिलता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो हाइट है ये समुद्र तल से लगभग 3400-3500 मीटर है। जहाँ हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ट्री लाइन ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बीच बीच में ट्री के पैचेज हैं, चाहे वो भोजपत्र हो या फिर जो सुमेरु हो, उसके भी पैच दिख रहे हैं। हाँ। तो क्या ये मिक्सअप है बुग्याल और? हाँ, एक तरह से मिक्सअप ही है। जिसमें आप अभी और ऊपर नज़र लगाएं तो आपको वहाँ पे पूरा ये आपका जो उसका क्या बोलते हैं, बुरांस का ही जो जंगल है, एक प्रजाति वो मिलेगा, और वो आपका स्पेशली कस्तूरा मृग का, क्योंकि सामने वाला जो पोर्शन है वो लगभग पूरा फॉरेस्ट में है, पूरा नीचे भी उसका जंगल है और फिर ऊपर भी जंगल है और बीच में एक टप्पड़ बुग्याल पूरा है। पूरा बुग्याल। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये जो हम लोग जैसे बेदनी बुग्याल या जो दूसरे बुग्याल रघुनाथ वगैरह हैं, ये लोग ग्लेशियल पार्ट नहीं है, ये सीधा टॉप हिमालय के पार्ट हैं। और अगर आप वैली को पूरी तरह से स्टडी करें अगर, तो सामने वाला जो पार्ट है ये लेटरल मोरेन है। ये लेटरल मोरेन पे बसा हुआ है, पूरा बुग्याल जो है ये लेटरल मोरेन पे बसा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो कभी ना कभी ये तिपरा ग्लेशियर यहाँ से निकल के टोटल आपका घांगरिया से नीचे कांजिला भी जो है आपका लेटरल मोरेन के ऊपर बसा हुआ है। मतलब अगर हम केदारनाथ में आज की सारी बसासत को हटा दें तो वो फूलों की घाटी की तरह बन घाटी की तरह अगर वहाँ बिल्कुल बैंड लगा दिया, क्योंकि वही पूरा लेटरल मोरेन है, मोरेन के ऊपर ही बसा हुआ है। क्योंकि वहाँ आप सीधा सीधा देख सकते हो नागताल है, पूरा वो लेटरल मोरेन है, उसके ऊपर आज पूरा वेजिटेशन आ गया है। इधर ये आपका ये सिंचान के ऊपर का पार्ट है, ये भी पूरा लेटरल मोरेन है। और आप अभी इसको पूरा अगर अभी आप कैमरे से मतलब पूरा दिखाएं इसमें, तो लेटरल मोरेन के ऊपर ही बसा हुआ पूरा। और ये भी रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो सॉयल है, यहाँ के जो रॉक है, मिनरल पार्ट हैं, वो मोरेंडिक होने की वजह से इसमें प्लांट्स के लिए अधिक भोजन देता है। पीछे से कोहरा बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो हम यहाँ से नीचे बढ़ते हैं। कुछ और जानकारी इनपुट अगर चंद्रशेखर जी को दिखेगा तो तुरंत हम वो इनपुट आपको देंगे। फिलहाल हम नीचे यहाँ से बढ़ रहे हैं। वैली से वापस आने वाले हम सबसे अंतिम में हैं, मैं, देव प्रकाश और चंद्रशेखर जी। असल में चंद्रशेखर जी का वेट करने की वजह से हम लेट हो गए। चले तो हम सही थे, और फूलों की एक एक स्पीसीज़ की डिटेल में जानकारी रिकॉर्ड करना, तो उस वजह से अब तो पूरी वैली जो है वो पैक हो गई है कोहरे से, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बारिश अलग हो रही है, थोड़ी देर में हवा भी चलेगी, तो हम ठीक हैं। हम 5 बजे तक वैली का जो गेट है वो क्रॉस कर लेंगे। थोड़ा डिटेल में आपको वैली की जानकारियाँ दे देता हूँ। जब आप गोविंद घाट से चलते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी पर घांगरिया है, जहाँ से 2 अलग अलग रास्ते कट जाते हैं। घांगरिया से फिर हम वैली गेट से होते हुए ठीक 4 किलोमीटर पर वैली में आते हैं। 150 रुपये आपकी एंट्री फीस है, और प्लास्टिक की बोतल सब काउंट किए जाते हैं। ड्रोन अलाउ नहीं है। जो फॉरेनर है उनकी प्राइस, उनकी एंट्री फ़ीस अलग है। और अब एंट्री फ़ीस बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 150 की जगह 200 कर देना चाहिए, क्योंकि जो EDC है उसको भी 50 रुपये उसमें से दिए जाने चाहिए, क्योंकि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी भी EDC की है। तो हम लोगों ने भी सोचा था कि कोई प्लास्टिक कचरा मिलेगा तो हम लेके जाएंगे। वैली में फ़िलहाल वो दिक्कत नहीं है, जैसे रुद्रनाथ में देखा आपने, केदारनाथ में। अभी वैली सुरक्षित है, और ऐसी ही रखनी चाहिए, ऐसी हम दुआ करते हैं। देव प्रकाश जी, पुष्पावती नदी के किनारे ठीक खड़े हैं हम, और शोर कितना है पुष्पा नदी का, बारिश लगातार हो रही है। और ये पुष्पा नदी का रौद्र रूप देखिए। अब यहाँ से जल्दी से निकल रहे हैं आगे, बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हैं। ये पूरा रास्ता पहले ये जो लैंडस्लाइड जोन है वैली का, उसके बीच से जाता था तिरछा, और अब सीधे ऊपर जहाँ से हम उतर रहे हैं वहाँ तक का था। तो हमारे साथ देव प्रकाश जी। देव प्रकाश जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। ठीक लगा? आनंद आया? बहुत आनंद सर। पहली बार आए ना? जी सर। देव प्रकाश जी पहली बार आए।
दोस्तों ये थुनेर का पेड़ है। थुनेर की पत्तियां ऐसी लगती हैं जैसे आपके रागा, मोरू और जो रागा और देवदार की है ऐसी निकली होती हैं। इसकी पत्तियां भी काम आती हैं, छाल भी काम आता है और जड़ भी काम आती है। टीबी और कैंसर के, टीबी नहीं, कैंसर और इसके अलावा कई जड़ी जो लाइलाज बीमारी हैं उनके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ये 3500 मीटर से ऊपर है। जैसे आप द्रोणागिरी जाएंगे तो वहाँ पर ये मिलेगा। आप गोमुख तपोवन ट्रैक करेंगे वहाँ ये मिलेगा। इस तरीके से जो 3500 मीटर या 3000 मीटर से ऊपर के इलाके हैं वहाँ थुनेर की ये प्रजाति पाई जाती है। वैली ऑफ फ्लावर को विश्व धरोहर घोषित करने के पीछे भी एक बड़ी प्रोसेस थी। उत्तराखंड में ऐसी और भी घाटियां हैं, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर की बात अलग है। और उसके पीछे जो कमेटी रही जो यूनेस्को की तरफ से आई, उसने जो रिमार्क दिए थे वो भी अलग तरीके के थे कि फ्लोरा, फोना, 500 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, पशु पक्षी एक ही जगह पे 8 किलोमीटर की वैली में हैं और इस वजह से ये यूनिक है। ऐसे तो वैलियाँ बहुत हैं, लेकिन इस इतने कम जगह पर इतनी डाइवर्सिटी जो फ्लोरा फोना की वो बहुत कम है पूरे भारत में, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या पूरे हिमालय 11 राज्यों में। ये जानकारी भरी वीडियो कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पिछले साल जो हमने वीडियो बनाई थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल थी, उसका भी लिंक हम आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।